नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आयुष क्लासेस में। और आज की आपकी जो क्लास होने वाली है वो होगी आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। और केमिस्ट्री की जो पहली क्लास है वो आपकी हो चुकी है और अब आपकी जो है क्लास वो सेकंड क्लास होगी। सेकंड आपका जो पहली क्लास में हमने आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया था और आज की जो क्लास होगी आपकी वो नेक्स्ट होगी। और उसके आगे से आज आपका पूरी तरीके से केमिस्ट्री की जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, आपको उसको ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हमने आपको जो कराया था, जो कल की क्लास में हुआ था, तो उस क्लास में हमने आपको कराया कि जो भी आपका भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था तो वो सारी चीजें हमने आपको बताई। तो ये भी भौतिक आधार पे जिस भी तरह से हमने आपको बताया था सारी चीजें, तो वो आपको समझते हैं। जैसे ठोस, तरल और गैस, ये भौतिक आधार पर तीन पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया था पूरी तरीके से। लेकिन मुख्यतः तो ये तीन होती हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी कुछ अवस्थाएं और मानी जाती है। ठीक है, आपकी एक जो बहुत ज्यादा फेमस है वो प्लाज्मा एक स्टेट होती है, द्रव की जो पदार्थ की एक अवस्था होती है प्लाज्मा। लेकिन वो प्लाज्मा जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर मानी जाती है। जैसे आपका ठोस होता है बहुत कम टेम्परेचर पर होती है और जो द्रव है वो थोड़ा सा और ज्यादा टेम्परेचर कर दे तो द्रव में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर और कर दें तो उसके बाद वह गैसेज अवस्था में चेंज हो जाता है पदार्थ। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर बना दे तो उसके बाद आपकी एक स्टेट बन जाती है, प्लाज्मा कहते हैं जिसको। तो एक आपकी स्टेट है बहुत ज्यादा, इसको भी जानते हैं, प्लाज्मा स्टेट के बारे में जाना जाता है। और उसमें जो है जैसे आप सन के अंदर देखते हैं कि सन में जो भी आपका सूर्य के अंदर जितनी भी जो स्टेट बनी होती है, जो पदार्थ होते हैं आपका, जिसमें आपका न्यूक्लियर फिजन की स्टेट बनी होती है, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होता रहता है, तो वो स्टेट जो होती है वो हाई टेम्परेचर के कारण होती रहती है। तो उसी कारण से आप समझते हैं कि वहां पर भी जो स्टेट बनी होती है जो हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहां पर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर आपका माना जाता है। तो इसी कारण से वहां पर जो हाई टेम्परेचर के कारण एक स्टेट बन जाती है पदार्थ की, वही स्टेट जो होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट कहलाती है, जो गैस से भी ज्यादा होती है। और उस स्टेट में जो है आपका अंतरा आणविक जो बल होता है, क्योंकि आपका जो अंतरा आणविक बल हमने बताया तो वो आपका ठोस के अंदर बहुत ज्यादा, वो यानी कि बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद जो आपका अंतराणविक बल होता है वो द्रव की जो अवस्था है उसमें थोड़ा सा कम होता चला जाता है और गैसियस अवस्था में और ज्यादा कम होता चला जाता है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स को वो जोड़ करके नहीं रख पाता। लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट आपकी होती है, उस प्लाज्मा स्टेट में ऐसा आपको मिलता है कि प्लाज्मा स्टेट में अंतराणविक बल का मान बहुत ही ज्यादा कम होता चला जाता है, बहुत ही, यानी कि नगण्य के बराबर उसको मान लिया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, बहुत दूरी पर एक दूसरे से चला जाता है। तो इसी आधार पर अब जो हम कराएंगे आपको वो करेंगे जो रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ये होता है आपका रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, ध्यान से समझते चलना है। देखिए यहाँ पर अब इसके आधार पर जब रासायनिक आधार पर करते हैं तो इसमें इसको मुख्यतः दो भागों में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक पहला भाग होता है इसका शुद्ध पदार्थ, जिससे कहते हैं आपका शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरा जो होता है आपका, इसको मिश्रण कहा जाता है, मिश्रण या मिक्सचर। तो दूसरी जो पदार्थ की स्थिति होती है, जो दो भागों में इसको बांटते हैं, एक तो आपका शुद्ध पदार्थ होगा, एक आपका बनता है मिश्रण। तो ये दो आधार पर इनको बांटा जाएगा। अब इसमें से आप पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले आपका जो मिश्रण, अब इसमें से शुद्ध पदार्थ के बारे में आप जानेंगे, यानी कि मिश्रण को हटाएं। और जो शुद्ध पदार्थ है वो शुद्ध पदार्थ को आप जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ कैसे होंगे? सीधी सी बात है कि शुद्ध पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो एक प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ उन्हें कहेंगे जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। और शुद्ध पदार्थ को इसी आधार पर बहुत सारे भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं, अब शुद्ध पदार्थों को हम जैसे आपका कोई तत्व हो गया, धातु हो गई, अधातु हो गया, ठीक है, ये आपके जो है शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। यौगिक हो गया, यौगिक कंपाउंड होते हैं आपके, अकार्बनिक कंपाउंड,
ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये एक एक कणों से यानी कि एक प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसी आधार पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जैसे आपका सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये सारे के सारे होते हैं आपके शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से अब देखते हैं आप शुद्ध पदार्थ। अगर शुद्ध पदार्थ की आपको डेफिनेशन के बारे में बताया जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो परिभाषा आप इसकी लिख सकते हैं। परिभाषा को ध्यान से लिखना है, इसकी डेफिनेशन को। तो ऐसे जैसे मैं बोलता हूं उसी तरीके से इसको लिखते चलना है। देखिए, यानी कि जो पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो इसी को हम कह देंगे शुद्ध पदार्थ। तो ये आपका शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं कि जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, NaCl, Na2CO3, ये एक तरह के जो होते हैं आपके शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना, चांदी एक्सेट्रा, इस तरह के जितने भी आपके पदार्थ होंगे वो सारे के सारे पदार्थ होते हैं आपके जैसे शुद्ध पदार्थ के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप दूसरी परिभाषा देखेंगे, दूसरी परिभाषा आती है आपके दूसरे जो भी आपका मिश्रण होता है, मिश्रण। अगर मिश्रण की परिभाषा आपसे पूछा जाए कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर, तो मिक्सचर के बारे में आपको समझना है कि यानी कि जो भी पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। जो पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। और उसको ध्यान से यहाँ पे इसकी परिभाषा को ऐसे लिखना है कि जो पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, उसे मिश्रण कहा जाता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। तो आप जान गए मिश्रण कहा जाएगा। तो ये होता है आपका मिश्रण। तो मिश्रण में आपके क्या होते हैं, मिश्रण भी आपका दो प्रकार के होते हैं। यानी कि मिश्रण में जब जाएंगे आपका, तो मिश्रण इस तरह का होता है आपका, एक तो समांगी मिश्रण कहते हैं हम, एक जैसे समांगी मिश्रण होता है, यानी कि वह एक मिश्रण, समांगी मिश्रण उसे कहा जाता है कि जो मिश्रण आपका विलयन के रूप में काम करता हो। जैसे विलयन है तो उसमें समान प्रकार के जो तत्व होते हैं, समान प्रकार के जो कण है वो मिले होते हैं, घुले होते हैं इसमें, जिसमें एक विलायक होता है और विलय होता है। तो उसको मिला करके विलयन का निर्माण होता है, जिसमें आपको जो पूरी तरीके से सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से एक दूसरे को यानी कि अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस विलयन में क्या करते हैं कि सामान्य रूप से उस पदार्थ से हम कणों को यानी पार्टिकल्स को, अलग अलग पदार्थ को जो है अलग नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो इसे कहते हैं आपका समांगी मिश्रण। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जहां पर दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, एक विलयन के रूप में बनाया जाता है, लेकिन उसमें दोनों पदार्थ अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, उनको अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। जैसे पानी के अंदर मिट्टी को मिला दे तो पानी में मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन वो अलग अलग दिखाई देगी, पूरी तरह से उसमें नहीं घुलेगी। तो वो आपके होते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और लेकिन अगर आप पानी के अंदर नमक को मिला दें, तो पानी में नमक को मिलाया तो मिलाने के बाद क्या होता है, वो पूरी तरीके से नमक उसमें घुल जाता है और आपको कैसा दिखता है, वो पूरा का पूरा एक विलयन दिखता है पानी के रूप में। तो उसमें आप नमक को पूरी तरह से अलग नहीं देख सकते हो। तो इस तरह के कहते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो वही आपका होता है इसमें। ठीक है, जैसे आपका पानी में नमक, पानी में मिट्टी, इस तरह का जो विलयन बनते हैं, इस तरह का जितना भी मिश्रण होता है वो आपका कहलाता है आपका मिश्रण। ठीक है, तो ये हो आपका, तो ये होता है आपका शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, अब इसमें आपको आगे पढ़ना है
डेफिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो आपने शुद्ध पदार्थ देखे थे, शुद्ध पदार्थ, अब शुद्ध पदार्थ को हम जो है दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो शुद्ध पदार्थ आपका दो भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे शुद्ध पदार्थ को एक तो आपका तत्व आता है, तत्व, एलिमेंट, तत्व या एलिमेंट, तो ये भी कहेंगे आप इस शुद्ध पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो यानी कि आपका जो तत्व होते हैं, तत्व की जो परिभाषा है, तत्व, तत्व वह होता है, यानी कि तत्व वह पदार्थ होता है, वह कण होता है जो रासायनिक यानी कि रासायनिक विधियों के द्वारा जिसे अलग अलग छोटे छोटे कणों में, सरल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह तत्व होता है जो अपनी एक प्योर स्थिति में होता है और जिसे सामान्य रूप से सरल, अपने सरलतम छोटे छोटे कणों में उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो वो होता है आपका तत्व कहलाता है। और तत्वों को किसी आधार पर, जैसे आप देखते हैं कि पूरे जो तत्व होते हैं वो तत्व हमारे लगभग जो माने गए हैं अब तक, तो इसकी परिभाषा आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, यानी कि वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा, जो किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा, जो किसी रासायनिक विधि के द्वारा किसी भी सरल कणों में विभाजित, सरल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, सरल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तत्व है आपका, तो उसे हम क्या नहीं कर सकते, उसे छोटे छोटे कणों में नहीं विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकते, तो हाइड्रोजन है पूरा एक ही कण होगा आपका पार्टिकल, रासायनिक विधि से उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो जो कितु रहेगी आपकी, तो उसे हम अलग अलग तत्वों में, अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकते, तो वो आपका एलिमेंट या तत्व कहलाता है। ठीक है, तो तत्वों को भी इसी आप क्या कहते हैं कि लगभग जो तत्व है आपके, लगभग तत्व वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो तत्व है वो लगभग 118 माने जाते हैं। तो वर्तमान में कुल जो एलिमेंट्स हैं आपके, यहाँ पर जितने भी हमें पता है एलिमेंट, वो 118 हैं, लगभग 118 माने गए हैं। लेकिन अब इसमें से 94 जो आपके तत्व हैं, 94 जो तत्व हैं वो कैसे हैं, वो प्राकृतिक मानते हैं कि 94 तत्व प्राकृतिक हैं, लेकिन जो शेष हैं आपके, जितने भी बचे हुए आपके शेष हैं, लगभग मान करके चलते हैं हम 24 के लगभग, तो 24 जो तत्व हैं आपके, वो आपके नेचुरल हैं, वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल कृत्रिम कह सकते हैं इसको, आर्टिफिशियल है कृत्रिम, यानी कि जिन्हें हम 24 तत्वों को लैब में विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो हमारे पास जो प्राकृतिक रूप से पाए गए जो तत्व हैं वो पूरी तरह से जो पाए गए तत्व हैं वो तो 118 है, लेकिन उनमें से जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली मिले हैं वो 94 और बाकी जो बचे आपके 24 हैं उसे आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया है, लैब में उसे तैयार किया गया है। तो इस आधार पर आपकी ये तत्वों के बारे में बताया गया है। लेकिन अब इसमें से एक बात आपके जानने की ज्यादा जरूरी है कि इसमें से 20 तत्व ऐसे हैं आपके, लगभग जो है 20 तत्व ऐसे हैं जिनमें पूरी जो हमारी पृथ्वी की भूप्रपटी है, जो अर्थ क्रस्ट है, उसका लगभग 99% भाग इन 20 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो यानी कि हमारी भूप्रपटी का लगभग 99% भाग इन 20 तत्वों से मिलकर के बना है। तो लगभग उनमें से जैसे कुछ तत्व हैं आपके, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ये ऐसे तत्व हैं आपके पूछा जाएगा कि जो आपकी भूप्रपटी है, तो सबसे ऊपर का जो भाग है यानी कि अर्थ का, ये सबसे ऊपर भूप्रपटी होती है भाई, ठीक है। उसके बाद आपकी मेंटल होती है, फिर आपकी कोर होती है। तो यानी कि सबसे ऊपर का जो भाग होता है भूप्रपटी आपकी पूरी पृथ्वी का चारों ओर का, तो वो क्या होता है, उसका 99% जो भाग है वो किसका बना होता है, आपकी जो 20 तत्व हमने बताए हैं, इन 20 तत्वों से मिलकर के पूरी भूप्रपटी का 99% भाग बना होता है। कितना परसेंट है, 99% भाग होता है भूप्रपटी का। तो भूप्रपटी का 99% भाग इन 20 तत्वों से मिलकर के बना होता है। लेकिन अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो 20 तत्व हैं उनमें से कुछ जो मुख्य तत्व हैं उनमें से आप देखेंगे कि कौन कौन से हैं वो। वैसे तो 118 है, तो 118 में से 20 तत्व कौन कौन से हैं, लगभग कुछ तो होंगे उनमें से।
अब देखते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन है, ऐसे आपका सिलिकॉन है, सिलिका कहते हैं, ऑक्सीजन, सिलिका। ऐसे ही आपका कह सकते हैं सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, आयरन, आयरन। इस तरह से आप कह सकते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन हो गया आपका। तो इस तरह से आपके ये तत्व हैं जिन्हें आप कह सकते हो, यानी कि इनसे मिलकर के आपके लगभग कुछ तत्व हैं जिनमें आपकी भूपर्पट्टी में जो पाए जाते हैं। तो भूपर्पट्टी जो है लगभग इनसे मिलकर के बनी होती है, ये तत्व उसमें पाए जाएंगे। लगभग 99% जो हिस्सा है आपका लगभग 20 एलिमेंट्स या 20 तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो यही तत्व है जो आपकी पूरी भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। तो इतना आपको समझना है और इसको ध्यान से इसको नोट करेंगे तो ये समझते हुए चलेंगे। तो ये बातें हैं आपकी, ठीक है। इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले और इसको ध्यान से नोट इसी प्रकार से बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब तत्वों के बारे में आप देखते जानेंगे थोड़ा सा कुछ। देखो यहाँ पर अब होता क्या है कि जो तत्व हैं आपके, तत्वों को भी कितने भागों में बांट दिया गया है। तत्वों को 3 भागों में, यानी कि मुख्यतः इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, मुख्यतः से 3 भागों में। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में तत्वों को विभाजित कर दिया है। तो किस तरह से हम तत्वों के अंदर आते हैं, आपका पहला जो आता है एक धातु के रूप में माना जाता है जिसे हम मेटल कहते हैं। दूसरा एक अधातु के रूप में, अधातु है नॉन मेटल, एक नॉन मेटल के रूप में जानते हैं। और तीसरा जो होता है आपका, इसे कहते हैं अर्धधातु भी कहते हैं, अर्धधातु या उपधातु भी कहा जाता है इसको, सेमी मेटल भी कह देंगे इसको, सेमी मेटल या इसको कहते हैं मेटलॉइड भी कह सकते हैं इसको, मेटलॉइड। तो ये सेमी मेटल या मेटलॉइड भी इसको कहा जाता है। तो तत्वों को क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित कर देते हैं पूरी तरीके से। तो ये धातु होता है आपका अधातु के रूप में और अर्धधातु, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें पूरा विभाजित करेंगे। इनकी डिटेल भी पूरी आगे पढ़ेंगे। अभी इनका जो थोड़ा बेसिक है इंट्रोडक्शन, उसको समझते चलते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप धातु के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, धातु क्या होती है, कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो धातु को कैसे पहचानते हैं, आप इसके नोट्स बनाएंगे तो इसी तरह से धातु हेडिंग डालेंगे और धातु हेडिंग डाल करके उसमें लिखेंगे कि धातु जो होती है उसको पहचानने के लिए कुछ विशेष गुण या विशेष उसकी प्रॉपर्टी है वो बताई गई है, जो निम्नलिखित है, जो हम नीचे बताएंगे इसको। तो इसमें से अब देखते हैं कि जो आपकी धातु होती है, धातु को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो धातु की जो है, धातु किसे कैसे आप पहचानेंगे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में आप समझेंगे। तो देखो इसमें पहले क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले की धातु जो होती है कठोर होती है, कठोर होती है, वह चमकदार भी होती है। धातु कठोर व चमकदार यानी कि हार्ड होती है, वह लस्टर, लस्टरियस कहते हैं इसको, हार्ड व लस्टरियस भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो कठोर व चमकदार होती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे धातु का कि जो धातु होती है वो विद्युत और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। तो यानी कि ये क्या होती है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी या जो आप ऊष्मा, हीट, हीट, इन दोनों की भी क्या होती है, ये सुचालक होती है, कंडक्टर, सुचालक या कंडक्टर होती है।
ठीक है भाई। तो सुचालक या कंडक्टर होता है। तो मेटल जो होती है आपकी विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, जिसमें से कहते हैं कि उष्मा भी यानी कि मेटल के द्वारा उष्मा का भी संचरण हो सकता है और विद्युत का भी संचरण होता है, या करंट भी इसमें फ्लो होता है पूरी तरीके से। और जो आपकी हीट है वो भी फ्लो होती है, उष्मा का फ्लो होता है और आपका करंट का फ्लो होता है पूरी तरीके से। तो वो आपके मेटल कहलाती है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। अब तीसरा आपका अगर पॉइंट पूछा जाए कि तीसरे पॉइंट्स क्या लिखेंगे इसका मेटल का, तो तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं कि जो मेटल होती है वो पूरी तरीके से आघात वर्धनीय होती है। तो क्या होती है मेटल? पूरी तरीके से आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती है, जिसे कहते हैं आघात वर्धनीय का मतलब मैलिएबल। तो ये होती है आपकी मैलिएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये मैलिएबल होती है, आघात वर्धनीय होती है। तो मैलिएबल होगी, तो मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि मैलिएबल का ये मतलब होता है कि हम इस यानी कि धातुओं को क्या कर सकते हैं, बहुत पतली चादर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि शीट बनाई जा सकती है, बहुत थिन शीट बनाई जा सकती है, बहुत पतली चादर जो है हम इनकी बना सकते हैं। जैसे सोना चांदी हो गया आपका, इस तरह से इनमें सब में पाई जाएगी। तो यानी कि हम क्या करेंगे कि इसे बहुत अच्छी तरीके से पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है। तो वो केवल प्रॉपर्टी धातुओं में पाई जाती है, अधातु में नहीं पाई जाती। तो धातुओं की ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है कि वो आघात वर्धनीय होती है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन सी धातु होती है, तो आपसे पूछा जाए सोना। तो सोना जो होता है, गोल्ड होता है, वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होती है। इस तरह के बहुत बार एग्जाम में भी आए हैं कि इस तरह से पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, तो आघात वर्धनीय होती है, मैलिएबल होती है। तो इसका आघात वर्धनीय की परिभाषा भी आप यही लिख लेंगे, यहीं पर ही नोट करेंगे इसकी परिभाषा को, जो मैं बोलूंगा उसी के अनुसार। तो इसकी जो परिभाषा लिखी जाएगी कि वह पदार्थ की यानी कि धातु की वह प्रॉपर्टी, वह गुण होता है जिसके द्वारा वह धातु एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। यानी कि वह गुण होता है जिसमें हम किसी भी धातु को एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही गुण होता है आपका, उसे ही आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक होता है फोर्थ। अब इसमें फोर्थ में जो माना जाता है, फोर्थ में किसे डक्टाइल, तन्यता, यानी कि जो धातु होती है उसमें तन्यता पाई जाती है, तन्यता या डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि डक्टाइल होता है मटेरियल, तो यानी कि जो मेटल होती है वो एक डक्टाइल प्रॉपर्टी रखती है। तो इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। तो जब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इसके पास होती है तो इसका मतलब होता है डक्टिलिटी का, जैसे आघात वर्धनीय का मतलब है कि किसी भी धातु को हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत पतली चादर के रूप में। ठीक है, धातु है छोटी सी, तो इसे बहुत पतली चादर के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन तन्यता का जो मतलब होता है, कोई भी ऐसी धातु है, ये ली हमने, अब इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बहुत बारीक तार के रूप में या वायर के रूप में। तार होता है, वायर होता है, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, चादर के रूप में। ठीक है, चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो तन्यता होती है, तन्यता में ये गुण होता है कि आप इस धातु को तार या वायर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बारीक तार बना सकते हैं, इसका वायर बना सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी केवल धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी और तन्यता, आघात वर्धनीयता होती है वो किस धातु की होती है, तो वो भी आप सोना लगाएंगे कि सोना जो होता है आपका, सोना गोल्ड। तो गोल्ड को हम सबसे ज्यादा इसकी बारीक चादर बना सकते हैं, सबसे पतली शीट बना सकते हैं, और इसको सबसे बारीक वायर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बारीक वायर बनाया जा सकता है आपका सोने का। तो सबसे ज्यादा तन्यता भी इसकी होती है और आघात वर्धनीयता भी सोने की मानी जाती है आपकी। तो इसको ध्यान से ये समझना है, बहुत बार एग्जाम में मिला है, बहुत आता है और आपको आगे भी ये मिलेगा, बस इसको ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, तन्यता मिल गई इसकी आपको। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी आपको पता चली। तो ये धातुओं के आपके गुण होते हैं, धातुएं इस तरह से आप धातुओं को पहचान सकते हो। जैसे आपकी धातुओं में लिख सकते हो आप, जैसे लोहा हो गया, आयरन, इसे Fe, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, Cu, ठीक है, इस तरह से आपका जैसे चांदी हो गया, चांदी हो गया, Ag, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। इस तरह से आपकी ये धातु है सारी की सारी। ठीक है, इन धातुओं को ही आप क्या करते हैं, पूरी तरीके से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, एक अपनी जो प्रॉपर्टी है आघात वर्धनीयता, तन्यता, इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये धातु है आपकी, तो धातु का आप समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी आएगी वो समझते हैं
कि इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सारे को एक कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना पूरे एक नोट्स के रूप में बनाएंगे, पूरे एक सिस्टमेटिक वे में इसको बनाना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अधातु के रूप में। देखिए अब देखते हैं अधातु। तो अधातु को कैसे पहचानते हैं? अधातु क्या होती है? अधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये होती है आपकी अधातु या नॉन मेटल। तो इसके बारे में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे इसको जानेंगे, कैसे समझेंगे, तो वो देखते हैं इसमें। तो अधातु जो होती है आपकी, यानी कि इन्हें सबसे पहले माना जाता है कि एक भंगुर होती है, सॉफ्ट होती है और भंगुर, यानी कि ये मुलायम होती है। इनकी प्रॉपर्टी आपकी मुलायम होती है और ये भंगुर होती है। भंगुर का मतलब होता है ब्रिटिल, यानी कि ब्रिटिल होती है। ब्रिटिल यानी कि मुलायम तो होगी, सॉफ्ट होगी ये मुलायम, और ये जो होती है एक हल्की सी अगर चोट मार दी जाए, इन पे हल्की सी चोट मारी जाए तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है, टूट जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, उसे भंगुर कहा जाता है, ब्रिटिल कहा जाता है कि हल्की सी चोट पर ही पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। तो वो आपका ब्रिटिलनेस, तो वो किस में होती है? वो होती है आपके अधातु में प्रॉपर्टी। एक सेकंड, इसके बाद जो प्रॉपर्टी एक मानेंगे कि कैसे समझेंगे इनमें अधातु में क्या गुण होता है एक और, तो ये होता है कि ये विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और उष्मा, हीट की क्या होती है? ये कुचालक होती है, कुचालक होती है। ठीक है, इंसुलेटर कह सकते हैं उसको, ये होती है आपकी इंसुलेटर। किसकी होती है? विद्युत और उष्मा की इंसुलेटर भी ये होती है आपकी अधातु। तो अधातु को कहा जाएगा कि इनमें से ना तो करंट फ्लो हो सकती है और ना ही इनमें से उष्मा प्रवाहित हो सकती है। उष्मा का संचरण नहीं होगा, ना ही करंट का, धारा का संचरण इसमें होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। और तीसरा इसमें ये होता है कि ये ना तो आघात वर्धनीयता होती है इसमें, तो इसमें भी आघात वर्धनीयता नहीं होती, आघात वर्धनीयता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इसको क्या नहीं कर सकते हम, नॉन मेटल को, अधातुओं को हम पतली चादर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही इसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, और एक अगले ये भी है कि ये तन्यता इसमें नहीं पाई जाती, ना ही इसमें क्या होती है? तन्यता होती है। तो तन्यता भी नहीं होगी इसमें। तो जब तन्यता नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि अधातुओं को आप बारीक बारीक तार में या छोटे तार में, बारीक तार में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, उसको नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी सारी इसकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है अधातु के रूप में। तो अधातु जैसे आप जानेंगे कैसे कैसे आपकी अधातु ये होती है। जैसे आप कार्बन देखते हैं, तो कार्बन ये आपकी एक प्रकार की अधातु होती है। ठीक है, तो ये अधातुएं हैं आपकी, जो कार्बन हो गया। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन होती है आपकी। ठीक है, क्लोरीन भी अधातु के रूप में मानी जाती है आपकी। ठीक है, ये जो है आपकी इस तरह के आप जानते हो सभी को कि ये अधातुएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, इन्हें आघात वर्धनीयता नहीं आती है, इसमें तन्यता नहीं होती है, विद्युत और उष्मा की ये कुचालक होती है। इनमें से विद्युत का प्रवाह और आपका उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ये मुलायम होती है और भंगुर होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है इनके अंतर्गत की अधातुएं मानी जाती है। ठीक है, इसके भी आप ले सकते हैं, इसकी परिभाषा को भी पूरी तरीके से आप लिख लेंगे। बस ये पॉइंट्स के पॉइंट टू करके लिखेंगे अपनी आप, यानी कि अपने आप इसकी लैंग्वेज बनाएंगे और पूरी तरीके से इसको लिख लेंगे। लेकिन अब इसका एक बात और रह गया है आपका उपधातु, उसको समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए, इसके बाद देखते हैं आपका उपधातु। तो थर्ड होता है आपका उपधातु। उपधातु हो गया, उपधातु मेटलॉइड। तो जो मेटलॉइड होता है, इस मेटलॉइड को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानते हैं क्या होता है, इसको समझना है आपको पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर जो मेटलॉइड है, तो यानी कि इसे माना जाता है कि जिसके अंतर्गत धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों, उसे हम उपधातु कहते हैं, अर्धधातु कहते हैं। तो परिभाषा में ये लिखने का कि जिस पदार्थ के अंतर्गत
धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों उसे हम उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल में इसमें जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन होता है, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया, आर्सेनिक बिस्मिथ, सिलिकॉन होता है, आर्सेनिक होता है, बिस्मिथ होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं एक्सेट्रा, ये आपकी जो होती है वो उपधातु के रूप में मानी जाती है। ठीक है, इनमें कुछ धातुओं के गुण भी होते हैं और कुछ उपधातुओं यानी कि अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह के आप इन्हें क्या मान सकते हैं, तो ये है आपका पूरी तरीके से उपधातु को समझेंगे। यानी कि रासायनिक आधार पर इनका हमने जो आपके तत्व थे उनके बारे में बताया है, लेकिन अभी इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, अभी ये तत्वों की है, लेकिन इसमें आपका दूसरा होता है आपका यौगिक। ठीक है, अब यौगिक को भी इसमें आप समझेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें जो दूसरा है आपका पूरी तरीके से यौगिक। ठीक है, यौगिक कंपाउंड, यौगिक होता है कंपाउंड, इसको समझेंगे अब इसमें, क्योंकि तत्व होता है दूसरा यौगिक था हमारा। तो अब इसमें क्या है आपका यौगिक के बारे में, तो यौगिक जो होते हैं आपके, यौगिक को समझेंगे कि यौगिक भी आपके दो प्रकार के, दो भागों में इसको विभाजित किया गया था आपको। ठीक है, तो यौगिकों को एक तो हमने कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से इनको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, जो यौगिक होते हैं आपके, तो यौगिक को परिभाषा जब आप यौगिक की लिखते हैं कि यौगिक की परिभाषा क्या लिखे, डेफिनेशन क्या लिखे, तो उसमें होता है कि जब किसी कोई पदार्थ, किसी यानी कि जब कोई पदार्थ तद एक तत्व या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर के बना होता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के द्वारा बना होता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब यौगिक जो होते हैं आपके एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन उसमें उनकी एक निश्चित मात्रा होती है। तो उदाहरण में जैसे आप देखेंगे इसमें कि जैसे आपका यौगिक बना H2O। ठीक है, तब इसमें क्या होता है कि H2O है, अब H2O में आपका एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के बना है, दो तत्व है, लेकिन दोनों तत्वों की जो है इसमें मात्रा आपकी 2:1 है। तो यानी कि एक निश्चित अनुपात होगा, तो निश्चित अनुपात से मिलकर के बनता है तभी क्या बनेगा आपका ये H2O बना। अगर इससे अलग आपने इसकी मात्रा को कर दिया, अनुपात को चेंज कर दिया, तो आपका ये पूरी तरह से यौगिक नहीं रहेगा, ना ही ये पानी बन पाएगा, आपका जल नहीं बन पाएगा, वाटर नहीं बन पाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है यौगिकों में जो भी इनके यौगिक बनने के बाद जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो अलग हो जाती है। इसको ध्यान से समझेंगे, यानी कि कोई भी जो यौगिक होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जब तक वे अलग अलग होते हैं तब तक उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन जब वे मिलकर के एक यौगिक बना देते हैं तो उस यौगिक की प्रॉपर्टी उन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी से अलग हो जाती है। माना देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसमें, देखिए देखो इसको ध्यान से यहां समझेंगे। जैसा आपका जो वाटर है, पानी है, अब पानी बनता किससे है, H2O। ठीक है, अब इसमें एक तो क्या हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, और इनको मिलाकर के क्या बन जाता है पूरा आपका वाटर। ठीक है, अब देखते हैं जो हाइड्रोजन होता है, अगर हाइड्रोजन को अलग रूप से देखा जाए तो ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, ये ज्वलनशील होता है। तो हाइड्रोजन क्या होती है, ज्वलनशील होती है, कंबस्टिबल होती है। ठीक है, कंबस्टिबल होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या होती है, आग को जलाने में सहायक होती है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर मानी जाती है इसको। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी, आग को जलाने में, या अग्निशामक भी कहा जाता है इसको, इसको आग को जलाने में, आग को जलाने में सहायक होती है।
ठीक है भाई। तो इसको आग को जलाने में सहायक माना जाता है, यानी कि आग को जलाने में मदद करती है और ये जलने वाली होती है, कंबस्टिबल होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इनको हम एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं और H2 यानी कि हाइड्रोजन के कितने लिए, 2 लिए, और ऑक्सीजन का कितना लिया, 1 लिया। ठीक है, तो 2:1 में जब इसको मिलाते हैं हम, तो मिलाने के बाद क्या बन जाता है आपका H2। तो निश्चित अनुपात बना, H2 बना। तो अब क्या बन गया, ये H2 बनने के बाद ये आपका पानी बन जाता है, वाटर। जब ये वाटर बन गया आपका, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी तो ये हो गई, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये होती है। हाइड्रोजन क्या करता है आपका, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जहां पर होगी वहां पे आग जलती है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। ठीक है, लेकिन अब जब ये मिला दिए जाते हैं पूरी तरीके से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात मिला दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या बन जाती है, H2 बनेगा। और H2 की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, अगर इससे पूछा जाए कि इसका गुण क्या होता है। अब ये तो आग को जलाने में पूरी तरह से सहायक है, लेकिन ये क्या करता है, ये आग को बुझाने में मदद करता है। अब प्रॉपर्टी हो गई अलग, तो ये क्या करेगा, पूरी तरीके से आपका आग को बुझाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे, इसमें किस तरीके से ये माना जाता है। ठीक है, तो H2O इस तरह से काम करेगा। तो यानी कि यौगिकों में क्या होता है कि जो उनके अलग अलग तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के बने हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जब इनको पूरी तरीके से यौगिक बना दिया जाता है, तो यौगिक बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उन दोनों तत्वों की अलग अलग प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये होता है आपका इनके यौगिकों के गुण। ठीक है, तो यौगिक उसे ही कहेंगे जो अलग अलग तत्वों से, यानी कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर के एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बना होता है, उसे यौगिक कह देते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें आप समझते हैं बस, एक तो भाई कार्बनिक यौगिक होते हैं और एक आपका और अकार्बनिक यौगिक। तो थोड़ा सा समझ लेंगे बस इसमें कि आपका कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं और कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं। इनको इसी तरह से आप बस थोड़ा सा ध्यान करके नोट्स बनाते चलना है इसी तरह से। ठीक है, अब देखते हैं, पहला देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपका पहला है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक के बारे में आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो जीवित, यानी कि जो भी जीवित हमारे पास होते हैं, जीवित तत्व होते हैं। तो जीवित आपके जैसे आपके पौधे हो गए, ठीक है, जीवित जंतु हो गए, तो इन जंतु के द्वारा जो भी बनाए जाते हैं, जो भी आपके तत्व बनते हैं जिनसे जीवित वो बने होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जिनमें आपकी कार्बन, ठीक है, की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका यानी कि कार्बनिक यौगिक में बस ये लिखना है कि जो भी यौगिक आपके जीवित, यानी कि जिनका सोर्स जीवित वस्तुएं होती हैं, पेड़ पौधे ऐसे जंतु होते हैं, तो वही जो आपके कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक तो आपके कैसे होंगे, जिससे आपका जीवित वस्तु से कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, जैसे आपका प्रोटीन मिला, ठीक है, प्रोटीन मिलेगा आपका, वसा मिलता है, ठीक है, एक्सेट्रा, जैसे इस तरह के जितने भी आपके यौगिक हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, ये सब मिलेंगे, तो आप उन्हें क्या करेंगे, वे सारे के सारे आपके कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। दूसरा होता है आपका अकार्बनिक यौगिक। जैसे अकार्बनिक यौगिक होते हैं आपके, अकार्बनिक यौगिक में आप देखेंगे इसमें कि अकार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों से मिल बने होते हैं, उनसे उनका निर्माण होता है, तो उन यौगिकों को हम कहते हैं आपका अकार्बनिक यौगिक। जैसे चट्टानों से आपके मिले होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं आपके कुछ पदार्थ, तो उन्हें कैसे कह देंगे हम, उन तरह के यौगिक, संगमरमर हो गया आपका, इस तरह की होती है आपकी, यूरिया हो गया, ठीक है, तो वो चीजें जो होती हैं आपकी, वो सारे के सारे कैसे कहलाते हैं, वो सारे आपकी अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, चट्टानों से जो मिल जाते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, जैसे आपका चूना हो जाता है, ठीक है, चूना हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इस तरह के जो होते हैं आप समझ रहे होंगे पूरी तरीके से कि किस प्रकार के होते हैं आपके, जो अकार्बनिक होंगे और जो आपके कार्बनिक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो होते हैं अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, तो बस अब आज इतना ही करते हैं, और इसके बाद जो है आपका जो भी पोर्शन बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बस आपको ध्यान से इसको डेली अपनी क्लास को लेना है, डेली क्लास को पूरी तरीके से इसको नोट्स बनाते चलना है, और इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।